आज दुनिया ना एक बहुत ही अजीब मोड़ पर खड़ी है। मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से हिल चुकी है और हर देश इस उथल-पुथल से निकलने का अपना रास्ता ढूंढ रहा है। तो चलिए इस बदलते हुए सीन को थोड़ा और पास से समझते हैं। और देखिए, इस संकट का जो सबसे पहला और सीधा असर है ना, वो हम सब पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई हैं और इसने दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में जैसे खलबली मचा दी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पेट्रोल, डीजल और हमारी रोजमर्रा की चीजों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ग्लोबल स्टेज पर इतनी अनसर्टेनिटी हो, इतनी उथल-पुथल हो, तो भारत जैसी एक इतनी बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी वो कैसे रिएक्ट करती है? चलिए देखते हैं कि भारत इस चैलेंज से कैसे निपट रहा है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा। ये सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ग्लोबल ऑयल शॉक से, जिसकी जड़ें जियोपॉलिटिक्स में बहुत गहरी हैं। देखिए, ईरान, इजराइल और जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके बीच टेंशन इतनी बढ़ गई है कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई है। और नतीजा ये हुआ कि इस एरिया से जो एनर्जी एक्सपोर्ट होता है ना, जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड करती है, वो लगभग रुक सा गया है। अब जरा इस प्रॉब्लम के स्केल को समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इसे बाईपास करने की जो कैपेसिटी है वो है सिर्फ 30 लाख बैरल हर दिन। ये कितना बड़ा गैप है, सोचिए। और ये संकट और भी सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देश भी अपने टोटल एक्सपोर्ट का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दूसरे रास्तों से भेज पाते हैं। और इराक, कुवैत, कतर जैसे देशों के लिए तो यही एक रास्ता है बस। और ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि CSIS के लोग, वो ये वार्न कर रहे हैं कि मार्केट अब ये मानकर चल रहा है कि ये जो सप्लाई का संकट है, ये लंबा चलेगा और शायद और भी खराब हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत इस ग्लोबल प्रॉब्लम से कैसे निपट रहा है। जब दुनिया बाहर के इन तूफानों से जूझ रही है, तब भारत अंदर ही अंदर अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को एक नया शेप दे रहा है। इस अनसर्टेनिटी के जवाब में भारत एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठा रहा है। वो अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs के नेटवर्क को बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्केल पर बढ़ा रहा है। और ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। और ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। पिछले एक दशक में भारत ने अपना FTA नेटवर्क 38 देशों तक फैला दिया है। इससे भारत के ग्लोबल ट्रेड एम्बिशंस का स्केल पता चलता है। और ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि आने वाले वक्त में कितनी तेजी से काम होने वाला है। यूके और ओमान के साथ एग्रीमेंट्स लगभग फाइनल हैं और उसके ठीक बाद न्यूजीलैंड और पावरफुल यूरोपियन यूनियन के साथ भी बड़ी डील्स होने की उम्मीद है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ ट्रेड बढ़ाना नहीं है। लक्ष्य है नए मार्केट्स में एंट्री करना, बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को अट्रैक्ट करना और खुद को चीन के एक भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव के तौर पर खड़ा करना, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना जा सके। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। इस स्ट्रैटेजी के अपने रिस्क भी हैं, जैसे सस्ते इंपोर्ट से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है, जिससे नौकरियां जा सकती हैं। और फिर एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हुए मार्केट एक्सेस पाना, यह हमेशा एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस वाला काम होता है। तो एक तरफ भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर भी एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो सोसाइटी के हर कोने को टच कर रहा है। 1 अरब, जरा सोचिए, 1 अरब, ये भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शंस का नंबर है। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि इंडिया कितनी तेजी से एक डिजिटल सोसाइटी में बदल रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस जबरदस्त डिजिटल जंप के साथ ही नई और कॉम्प्लेक्स चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। भाई, जब 1 अरब लोग ऑनलाइन होंगे तो नए सवाल तो खड़े होंगे ही। और सबसे पहली चुनौती है डिजिटल डिवाइड। मतलब एक तरफ तो 1 अरब कनेक्शंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरों और गांवों के बीच इंटरनेट एक्सेस में आज भी बहुत बड़ा फर्क है। ये जो गैप है ना, ये इस डिजिटल रेवोल्यूशन की कड़वी सच्चाई है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जिनके पास एक्सेस है, उनके लिए एक और बड़ी चिंता है सेफ्टी, खासतौर पर बच्चों और टीनेजर्स की ऑनलाइन सेफ्टी।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जिससे अब सरकार को डील करना पड़ रहा है। तो इसके जवाब में सरकार कुछ नए नियमों पर सोच विचार कर रही है, जैसे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर कड़े नियम लगाना या शायद बैन ही कर देना, और सभी नाबालिगों के लिए पेरेंटल कंसेंट यानी माता पिता की सहमति को जरूरी बनाना। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, मतलब बाहर की दुनिया के चैलेंजेस और देश के अंदर के बदलाव, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो कॉन्ट्राडिक्टरी तस्वीर सामने आती है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो एक ही वक्त पर दोहरी चुनौतियों से लड़ रहा है। बाहर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तूफानों का सामना कर रहा है और अंदर सोशल और डिजिटल बदलाव की हीट वेव झेल रहा है। और ये सब हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। जब बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा हो तो कोई भी देश तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने और साथ ही अपने सबसे वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर देश ढूंढ रहा है।